हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो वन शॉट की सीरीज में हम लेकर आ गए हैं अपना फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर क्लास 10 साइंस का, जो कि है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री के 4 चैप्टर अपने खत्म कर दिए। यानी कि हमारी जो 10th क्लास की केमिस्ट्री थी, जो बोर्ड पेपर के लिए हमें समझ नहीं थी, वो सारी की सारी आपकी खत्म हो चुकी है। आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, आपने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ लिया, आपने जो है वहां पर मेटल नॉन मेटल पढ़ लिया और कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फिजिक्स को। फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट के क्या क्या फिनोमेना होते हैं, लाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे काम करती है, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर को करते हैं हम स्टार्ट, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड आई एम योर मेंटर, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइट क्या होती है। तो देखिए, लाइट के बारे में आज तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन देखिए, वो पुरानी डेफिनेशन हो गई है, अब उसके हिसाब से आप लोग नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे आप लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट क्या होती है हमारी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारी मदद करती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है ना। अगर मैं प्रॉपर्टी को लेकर बात करूं यहाँ पे लाइट की, तो लाइट की क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रे। हमारी जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलती है, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन आगे भविष्य में हम पढ़ेंगे कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में भी इसकी, कि लाइट में और भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो जब ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक रे कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास में क्या होता है कि लाइट की जो ये रेज हैं, बहुत सारी रेज एक साथ इकट्ठी होकर आती है, तो इसे बंडल ऑफ रेज कहा जाता है। और बंडल ऑफ रेज को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना। ये जो बंडल बन के जो रेज है हमारी पूरे बंडल में आती है, बंडल मतलब होता है बहुत सारी रेज का आना। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर होते हैं, लाइट हैज ए डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर। ठीक है ना। तो याद रखेंगे, लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है। ठीक है ना। कैसे होता है वो सारी डिस्कशन हम आगे करेंगे, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर डिस्कशन करी हुई है। जब आप 12th क्लास में आएंगे तो इसकी डिस्कशन आपको समझ में आएगी। ठीक है ना। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजिली यहाँ पे जा सकता है बिना किसी मीडियम के। स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। सबसे तेज जो लाइट की स्पीड होती है वो यहाँ पर होती है हमारी एयर के अंदर, उसके बाद अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड घटती रहती है। क्लियर है। चलिए अगले पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। तो टू सोर्स ऑफ लाइट, हमारी लाइट के कितने सोर्स हैं, दो प्रकार के सोर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एक होते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वो होते हैं जिनको जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते अपने आप को ग्लो कराने के लिए या अपने आप में से लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हमारा सन होता है, सन हो गया, फायर फ्लाइज हो गई, स्टार्स हो गए, तो इनके अंदर से खुद से ही लाइट निकल रही है। यहाँ पर इनको जरूरत नहीं है कि ये किसी और से लाइट को पहले मांगे और उसके बाद में अपने आप से निकालें। ये नेचुरल है बिल्कुल, ये अपने आप से ही लाइट को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आप से ही ग्लो हो रहे हैं, कोई इन्हें ग्लो करने के लिए नहीं आ रहा है। दूसरा हमारे पास में होता है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करते हैं दूसरे सोर्स ऑफ लाइट, लाइक है सन। ये सन के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे हमारा मून है, मून जब चमकता है, जब सन की लाइट मून के ऊपर पड़ती है तब जाके हमारी लाइट जो है चमकती है। ठीक है ना। बल्ब हो गया, चेयर हो गया, ये अलग अलग हमारे पास में हो गए, ये भी हमारे लाइट पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कौन से होते हैं, वो दोज ऑब्जेक्ट व्हिच कैन प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम इटसेल्फ, जो अपने अंदर से लाइट को निकाल सकते हैं। ऐसे सब ऑब्जेक्ट जो ग्लो कर सकते हैं, चमक सकते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या कहलाते हैं यहाँ पर, या सारे के सारे सोर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास में यहाँ पर, हमारे ल्यूमिनस सोर्स कहलाते हैं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे स्टार्स होता है, वो अपने अंदर से लाइट को निकाल रहा है, सन हो गया अपने अंदर से निकाल रहा है, बल्ब हो गया अपने अंदर से निकाल रहा है, मून हो गया अपने अंदर से निकाल रहा है, फायर फ्लाइज हो गई अपने अंदर से निकाल रहा है। तो ये सब अपने अंदर से लाइट को क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने जो लाइट को कहीं और से फेंकने का काम कर रहा हो, अपने आप से ग्लो कर रहे हैं। नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे हमारी चेयर, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ये सब लोग हमारे कैसे हो गए, नॉन ल्यूमिनस हो गए। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है, जो कि लाइट का सबसे पहला फिनोमेना हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब भी कभी हमारी जो लाइट है, जब वो किसी सरफेस के ऊपर टकराने के बाद में, जब वो किसी सरफेस पर टकराती है तो टकराने के बाद में वापस उसी मीडियम में जाना हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये लाइट यहाँ पर आ रही है, अब लाइट आने के बाद में इस पॉइंट पर टकरा रही है और टकराने के बाद में ये ऐसे चली जा रही है।
ठीक, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। अगर मैं लॉस की बात करूं तो दो नियम रिफ्लेक्शन के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट लॉ और दूसरा होता है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है यहाँ पर कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे और द नॉर्मल रे, नॉर्मल कोई रे नहीं होती, ये रे गलत लिखा है, नॉर्मल, ठीक है ना, एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये सबके सब एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, चाहे वो इंसिडेंट रे है हमारी, चाहे वो रिफ्लेक्टेड रे है, चाहे वो नॉर्मल है, सबके सब एक पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर सेकंड लॉ हमसे कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि एंगल ऑफ आई हमारा एंगल ऑफ आर के बराबर होता है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत बार गलती होती है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से एंगल बनाते हैं, तो ये जो एंगल आप बना रहे हो ये गलत है। एंगल हमेशा नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच से बनेगा, यानी कि जैसे ये यहाँ बना रखा हमने, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के क्या हो रहा है, बीच से बन रहा है। ऐसे रिफ्लेक्टिव, जब रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएंगे तो वो भी इंसिडेंट सॉरी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच से बनाएंगे, ठीक है ना। गलती मत करना यहाँ पर, वरना ये अच्छे खासा लो, और ये पेपर में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने। नेक्स्ट हमारे पास में टाइप्स ऑफ सरफेस की हम लोग बात करते हैं कि हमारी कौन कौन से टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो प्रकार की होती है, एक होती है रेगुलर, या इसी को हम लोग कहते हैं स्मूथ सरफेस, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर, स्मूथ सरफेस कह देते हैं। दूसरी होती है इरेगुलर, और इसको हम रफ सरफेस भी कह सकते हैं, एक तरीके से रफ सरफेस। अब देखिए रेगुलर सरफेस कौन सी होती है, यानी कि जहां जो एक तो कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, और जिस एंगल से लाइट आ रही है, जिस एंगल से हमारी लाइट आ रही है, जैसे ये आई है और उसी एंगल से वो चली भी जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कहती है अपनी रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। कैसी होती है, ये रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। लेकिन अगर हमारी लाइट आ तो सही रही है, पैरेलली आ रही है बहुत सारी लाइट, लेकिन जब वो टकरा कर जा रही है तो वो उल्टी सीधी जा रही है, किसी एक दूसरे को कट करते हुए निकल रही है, तो ऐसी सरफेस को हम लोग कहते हैं इरेगुलर सरफेस, या फिर हम इसको कहते हैं यहाँ पर रफ सरफेस। क्लियर है। तो दो टाइप की जो सरफेस है हमारी, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप्स ऑफ मिरर को हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए मिरर हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन मिरर हमारा क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है हमारे पास में, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा हमारी क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को बनाता है। यहाँ पर अगर मैं साइज को लेकर बात करूं तो साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसकी जो इमेज का साइज होगा वही साइज हमारा किसका होगा, ऑब्जेक्ट का भी साइज हमें देखने के लिए मिलेगा। इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है ना। तो जो इसकी इमेज होगी वो कहाँ पे होगी, शीशे के पीछे बनेगी, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट है तो जनरल सी बात है शीशे के पीछे की तरफ को बनेगी। और इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कहीं पर एम्बुलेंस लिखा हुआ तो अंदर की तरफ वो उल्टा लिखा होता है, लेकिन बाहर से हमें सीधा दिखाई दे रहा होता है। या आप अपना लेफ्ट हैंड को उठाते हैं तो राइट हैंड आपको दिखाई देता है, और राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड शीशे के अंदर दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इसकी मैग्निफिकेशन कैसी होगी, तो याद रखिएगा इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट में ये क्या रहती है, सीधी रहती है, ठीक है ना। और मैग्निफिकेशन इसकी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना, अगर पेपर में पूछ लेता है फोकल लेंथ कितनी होगी प्लेन मिरर की, तो आप कहोगे कि इन्फिनिटी फोकल लेंथ होती है इसकी। कैसी होती है, इन्फिनिटी फोकल लेंथ होती है। ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी बात को जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर आप सभी लोगों को। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारे पास में स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सच मिरर whose reflecting surfaces are spherical are called the spherical mirror, यानी कि जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें यहाँ पे कैसे मिलेगी, स्फेरिकल शेप में मिलेगी, उसको हम लोग यहाँ पे कह देंगे स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है हमारे पास में, स्फेरिकल मिरर में दो चीजें होती है, एक तो होता है ये सेंटर, ठीक है, ये सेंटर जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक हमारे पास में यहाँ पर होती है इसकी ये रेडियस, ठीक है ना, जिसको हम कह देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, जिसको हम क्या कह देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। अगर मैं इस स्फीयर को, यानी कि इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, इस स्फीयर को अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, एक जगह अंदर से पेंट कर दिया और एक जगह ये बाहर से पेंट कर दिया, एक जगह अंदर से कर रहा हूँ एक जगह बाहर से कर रहा हूँ, और मैंने इसे कट करा तो हमें यहाँ पे दो तरह के जो है मिरर देखने के लिए मिले, एक हमें कॉन्वेक्स मिरर, एक हमें कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है हमारे पास में, जिसके अंतर यानी कि गहराई वाली साइड पर आपको क्या मिलेगा, शेड करी हुई मिलेगी, गहराई वाली शेड पे क्या मिलेगा, शेड करी हुई मिलेगी, तो उसे बोलेंगे आप कॉन्वेक्स मिरर। और जिसके बाहर गहराई वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी और उठी हुई साइड उसकी कैसी होगी, यहाँ पर पॉलिश्ड होगी, तो उसको आप यहाँ पे कह देंगे कि क्या, अपना
कॉनकेव मिरर। याद रखिएगा ये इधर वाली साइड आपकी कैसी है, यहाँ पर ये आपकी पॉलिश्ड है, इधर वाली साइड ये पॉलिश्ड है, और आगे वाली साइड इसकी कैसी है, ये रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करें तो कॉनकेव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कॉनकेव मिरर यानी कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, कर्व्ड आउटवर्ड, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इसकी टर्म्स है हमारे पास में कि क्या क्या टर्म्स इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोल। पोल क्या होता है हमारा, ये जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं हमारा कॉनकेव मिरर का, यानी कि जो हमने मिरर अभी यहाँ पर बनाया कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसका जो सेंटर पॉइंट यहाँ पर बनेगा उसको हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पोल कह रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करी जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फेयर। भाई ये जो बन के आए ये कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे इसका पार्ट था। ठीक है ना। अभी इनके क्या है, यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारे पास में, इसका जो सेंटर पॉइंट था उसी को हम क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। द स्फेयर हैज द सेंटर, स्फेयर का एक सेंटर था, अभी पीछे हमने दिखाया, वही इसका क्या है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्लियर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है हमारे पास में, तो पोल से सेंटर तक की, पोल से सेंटर तक की जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हमारा वो 2 टाइम्स होता है किसका, फोकल लेंथ का। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा, 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। यहाँ हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ठीक है ना, दोनों ही बात वैलिड है, यहाँ पर किसी को भी आप ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आपने देखा था कि भाई मान लो ये आपका मिरर है और यहाँ पे एक लाइन जा रही थी, तो ये जो इमेजिनरी लाइन हम बना रहे हैं, यही वाली जो इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ पर बनाई है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जहां पर हमारी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में रेज आकर मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मान लो मेरे पास में ये है, अब मान लो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पर मीट कर रही है, तो जिस पॉइंट पर वो मीट करती हैं उसी पॉइंट को हम लोग, उस फोकस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जहां पर सारी रेज आकर मीट करेंगी उसको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। क्लियर है आप सभी लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फोकल लेंथ क्या है हमारे पास में। तो फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फिगर के साथ में, जैसे ये फिगर है यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी कहाँ से लेके फोकस से पोल तक की, फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, फोकल लेंथ कहते हैं। तो आगे देखेंगे अपर्चर क्या होता है। तो देखिए कोई भी मिरर ये बना हुआ, जैसे मैंने ये मिरर बना दिया, अब इस मिरर के आगे से जिस पार्ट से लाइटें अंदर एंटर कर सकती हैं, जो लाइट रेज है हमारी यहाँ से ये एंटर कर सकती है हमारी। ठीक है ना, ये लाइट क्या कर सकती है, यहाँ से एंटर कर सकती है। तो ये जो एंटर करने की जगह है ना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अपर्चर कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, अपर्चर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। ठीक है ना, लिखने के लिए डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, एक एक डेफिनेशन बहुत क्लियरिटी में मैंने लिखी है, तो बहुत ही ध्यान से करेंगे और एक एक को अच्छे देख लेना, खूब अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप इसके नोट्स बना लेना, वो आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्या क्या रूल है। पहला नियम हमसे कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे, कोई भी रे हमारी इन्फिनिटी से आती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी। ठीक है ना, कोई भी रे अगर हमारी इन्फिनिटी से आ रही है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो वो हमारी टकराने के बाद में कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। क्लियर है, चाहे वो कॉनकेव में हो चाहे वो कॉन्वेक्स में हो। यहाँ पर तो देखो हमें पता है कि ये मर्ज तो करती नहीं, टकराने के बाद में कैसे चली जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है और यहाँ से अवे फ्रॉम द हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन ये पास कैसे करेगी, फोकस से ही पास करेगी। दूसरे नियम की बात करें, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से गुजरती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से गुजरती है, तो वो टकराने के बाद में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है ना, टकराने के बाद में कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमें हो जाएगी हमारी लाइट। तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, तो टकराने के बाद में यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही चली जाएगी। ये हमारा क्या होता है, तीसरा नियम रहता है किसके लिए, हमारे मिरर। नियम क्या कहता है हमसे, फोर्थ में कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी पोल पर इंसिडेंट होती है, ठीक है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से चली जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए।
ये वाला क्वेश्चन पिछली साल का आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सिर्फ इन रूल्स के बारे में कि इमेज बनाने के हमारे कौन कौन से नियम होते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता रहना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में हम देखते हैं हमारी कहाँ कहाँ पे पोजीशन रहेगी, कहाँ कहाँ पे हम इसकी इमेज को बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ये रे ऑफ लाइट गई। अभी मैंने रूल्स में बताया कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आ रही है तो टकराने के बाद में हमारी कहाँ पे जाएगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ से ये लाइट आई, इन्फिनिटी से आई है, तो टकराने के बाद में ये कहाँ से पास करेगी, हमारी फोकस से पास करेगी, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट भी हमने यहाँ से इन्फिनिटी से आ रही है हमारे पास में, ये हमारी इन्फिनिटी से आई और टकराने के बाद में कहाँ से जाएगी हमारे पास में, टकराने के बाद में फोकस से पास करेगी। क्लियर है यहाँ पे, यानी कि इसकी जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, फोकस पर हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, नेचर कैसा है इसका, नेचर की अगर बात करें तो नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन की बात करें कहां पर है, एट एफ, फोकस पर इमेज बन रही है हमारे पास में, ठीक है ना। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एट एफ ना लिख के इमेज एट फोकस एफ, ठीक है ना। साइज की अगर बात करें तो ये कहता है हमारे पास में हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड, या इसको हम पॉइंट साइज भी कह सकते हैं कि पॉइंट साइज का है हमारा। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन इसकी लेस देन 1 होगी और मैग्निफिकेशन यहाँ पर नेगेटिव होगी इसकी, ठीक है ना। लेस देन 1 होगी और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। क्यों होता है इसका कारण आपको आगे मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ। फिर भी m इजिकल टू फॉर्मूला होता है HI/H0। अब हमारे पास में जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो तो पॉइंट साइज क्या रही है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा आ रहा है, तो वैसे ही हमें पता लग रहा है कि ये कैसी आएगी हमारे पास में, नेगेटिव आएगी। साथ में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारी 1 से कम होगी। क्लियर है। चलिए अगली इमेज पे बात। सेकंड हमारी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, सी से परे रख दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने रख दिया जो सी से परे है। अब सी से परे ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, जब भी ये रे ऑफ लाइट हमारी क्या है, हमने यहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में सबसे पहले पैरेलल टू दा है तो फिर कहाँ से पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी, ठीक है ना। दूसरी हमने कहाँ से डाली, अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर डाली। सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा कर लाइट कहाँ आ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस आ जाती है। तो अगर मैं नेचर की इसकी बात करूं तो इमेज कैसी होगी, नेचर अभी भी क्या रहेगा हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा इसका। पोजीशन की बात करी जाए तो कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है। साइज की बात करें तो डिमिनिश्ड ही रहेगी, अभी बड़ी नहीं हुई है, डिमिनिश्ड। और मैग्निफिकेशन की बात करें तो m लेस देन 1 है और m अभी भी नेगेटिव है हमारा। क्लियर है ना, m अभी भी कहता है नेगेटिव है। ये बात का क्लियर है। चलिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पोजीशन पे रखता हूं तो क्या होता है हमारे पास में, जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई और टकराने के बाद में क्या हुई, हमारी यहाँ से पास कर गई, ठीक है ना। भाई दोबारा देखिए, यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट गई और टकराने के बाद में क्या हुई, हमारी ये पास कर गई कहाँ से, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट को हमने अगर फोकस से डाला, अपनी ये फोकस से हमने इसको डाला तो टकराने के बाद में वो कहाँ पे जाएगी, हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, बिल्कुल वही बन रही है। तो नेचर की अगर बात करी जाए इसकी, तो नेचर कहता है इसका रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है। पोजीशन की बात करी जाए इसकी तो कहां पर बन रही है, इमेज फॉर्म्ड एट सी। साइज की बात करें तो सेम साइज की बनेगी। मैग्निफिकेशन की बात करी जाए यहाँ पे तो मैग्निफिकेशन इस बार इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हो जाएगा लेकिन स्टिल नेगेटिव रहेगा। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ इमेज देखिए हमारे पास में, फोर्थ इमेज क्या है यहाँ पर कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। अगर मैं सी और एफ के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, जैसे कि हमने ये रख रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है सी और एफ के बीच में। अगर यहाँ से फिर से वही है कि हमने पहली रेख हमारी हमेशा कैसे रहेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद में कहाँ से पास करेगी, वो हमारे फोकस से पास करेगी। दूसरी हमारे पास में हमने क्या है, फोकस से लाइट को डाला। अगर लाइट फोकस से डालिए तो टकराने के बाद में वो कहाँ से पास करेगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल से पास करेगी। तो हमारी इमेज क्या बन गई, यहाँ पर ये पोजीशन हमारे पास इमेज में आ गई। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इसका नेचर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो नेचर कहता है अभी भी ये कहती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बना रही है। पोजीशन की बात करें तो बियॉन्ड सी है पोजीशन, बियॉन्ड सी। साइज की अगर इसकी बात करी जाए तो साइज क्या हो जाएगा, प्यार एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज इसका,
मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, लेकिन स्टिल ये नेगेटिव रहेगी मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। अभी भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि जितने भी हाइट एंड नीचे की तरफ लेते हैं हम, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी चीज हम लेते हैं वो सब नेगेटिव होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की चीजें पॉजिटिव होती है, इसलिए। क्लियर है। चलिए अगली बात करते हैं। पांचवी इमेज हमारे पास में, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पे जाके बनती है। जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। तो नेचर इसका कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। यहाँ पर पोजीशन की बात करी जाए इसकी, कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, तो इन्फिनिटी पे इसकी पोजीशन है, इन्फिनिटी। साइज की बात करे जाएंगे तो हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली एनलार्ज कह देते हैं, हाईली एनलार्ज है, हाईली मैग्नीफाइड है। एम की वैल्यू कहती है ग्रेटर देन 1 है, लेकिन स्टिल एम अभी भी यहाँ पर नेगेटिव है हमारा, ठीक है ना, अभी भी कहता है हमारा यहाँ पर नेगेटिव है। क्लियर है आप लोगों को, 5 इमेजेस समझ में आ गई। अब छठी इमेज देखते हैं। छठी इमेज हमसे क्या कहती है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देता हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पर रख रखा है, ठीक है ना, पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो हमारे पास में क्या है, जब रे ऑफ लाइट हमने ये डाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो टकराने के बाद में ये हमारी कहाँ से, फोकस से पास करेगी सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी रे ऑफ लाइट को हमने कहाँ पे डाला, अपनी सेंटर, अपने पोल पर डाला, ठीक है ना। दूसरी रे ऑफ लाइट को हमने कहाँ पर डाला, इसके पोल पर डाला। अब पोल पर टकराने के बाद में लाइन जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है ना, दोनों का एंगल कैसा होगा, सेम होगा। अब देख रहे हो यहाँ पर डाइवर्जेंट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी कम जगह है और यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा जगह हो गई है, ठीक है ना। तो क्या हो रही है, लाइट फैल क्यों चल रही है, तो हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा और पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, तो ये कुछ इस पोजीशन पर आकर यहाँ पर मीट कर गई। तो इसका जो नेचर बनेगा यहाँ पर, नेचर कैसा होगा, यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि अब यार मिल नहीं रही है, हमने अपीयर टू मीट करी है इसे, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन कैसी हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। साइज की अगर इसके लिए बात करेंगे तो एनलार्ज साइज होगा, बड़ा साइज बनेगा। मैग्निफिकेशन की बात करें तो ग्रेटर देन 1 होगी, पर यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमारी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है, आप सभी लोगों को समझ आ रही है इतनी बात, कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिंपल सी बात याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और जो उसकी साइज होगा वो हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है ना, हमेशा कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड साइज बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रख रखा है, इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो नेचर कैसा होगा इसका, पहला नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज। दूसरा पोजीशन की बात करें तो एट एफ बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे एफ पोजीशन पर बनेगी इसकी। साइज की बात करें इसकी तो कैसा होगा, पॉइंट साइज होगी, पॉइंट साइज। मैग्निफिकेशन बात करी जाएगी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, लेकिन होगी पॉजिटिव, ठीक है ना, होगी कैसे, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। क्लियर है। चलिए दूसरा हमारे पास में व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब तुम ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, ये हमारी देखो, ये पोजीशन हमारी पोल की पोजीशन थी, ठीक है ना, ये पोजीशन कैसी है, हमारी पोल की पोजीशन है। यहाँ मान लो हमने फोकस अपना यहाँ पे फोकस रख लिया, यहाँ पे मान लो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे हमने अपने क्या कर दिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, तो इसकी जब रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डाइवर्स कर जाती है ड्यू टू द कॉनकेव, ठीक है ना, ड्यू टू द कॉन्वेक्स, ठीक है ना। कॉन्वेक्स होने की वजह से इसके ये पीछे की तरफ शेड हो रखी है, अच्छा मैंने बनाई नहीं है, पीछे की तरफ शेड है, तो कॉन्वेक्स होने की वजह से क्या कर जाएगी, इसको डाइवर्स कर देगी। अब डाइवर्स कर देगी तो इसकी वजह से अपीयर टू मीट पीछे की तरफ करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये छोटी सी इमेज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। पोजीशन की अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो पोजीशन कहाँ पर है इसकी, ये भी बिहाइंड द मिरर है, लेकिन बिहाइंड द मिरर, मिरर बिटवीन पोल एंड वर्चुअल फोकस, ठीक है ना। साइज की बात करें, डिमिनिश साइज बनेगा इसका, डिमिनिश, पर पॉइंट साइज से बड़ा हो गया है। मैग्निफिकेशन कैसी है इसकी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है ना, कैसी है, पॉजिटिव है। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए अब आगे बात करें, इमेज फॉर्मेशन आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी। चलिए आगे नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है, इसके यूजेस की बात कर लेते हैं कि कॉनकेव मिरर का हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं।
तो देखिए सर्च लाइट के अंदर हम लोग अपने कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। हेडलाइट के अंदर पावरफुल बीम को बनाने के लिए, पावरफुल पैरेलल बीम जब हम बनाते हैं जो रोड्स वगैरह के देखने के लिए, उसकी हेडलाइट में हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका काम होता है कन्वर्ज करने का, ये सारी लाइटों को इकट्ठा करता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास में ये कॉनकेव है, ठीक है ना, ये कॉनकेव हमने ऐसे बना लिया। अब ये हमारे पास में यहाँ से लाइट आएगी, लाके यहाँ पे जोड़ देगी, यहाँ से लाएगी, यहाँ से जोड़ देगी। तो सब लाइटों को लाकर एक पॉइंट पे ये क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं। तो इसी वजह से हमारा क्या करते हैं, हम इसको जो व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में इसको यूज करा जाता है पावरफुल बीम बनाने के लिए। फिर शेविंग मिरर के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इसलिए करते हैं हम लोग शेविंग मिरर के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे इमेज कैसी दिखाई दे, लार्ज दिखाई दे। डेंटिस्ट भी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं इसको ताकि जो दांतों की इमेज है वो लार्ज दिखाई दे। क्लियर है। कॉन्वेक्स मिरर का अगर यूज की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो हमारा किस लिए होता है, सबसे पहली चीजें हमारे रियर व्यू को देखने के लिए, यानी कि जो साइड के शीशे होते हैं गाड़ी के, उसमें से पीछे वालों को देखने के लिए, क्योंकि एक तो ये वाइड एंगल को कवर करता है, बहुत ज्यादा जगह को कवर करता है। दूसरा सीधा है ऑब्जेक्ट तो सीधा ही दिखाता है, उसे उल्टा करके नहीं दिखाएगा, ठीक है ना, तो हमें बड़ा इजी होता है पीछे की चीजों को देखना। दूसरा हमारा क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, टू टू करेक्ट द टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। जो हाइपरमेट्रोपिया की समस्या में होती है उसके डिफेक्ट को करेक्ट करने में हमारी मदद करता है। और अगर किसी को मायोपिया की दिक्कत होगी तो कॉनकेव करेक्ट करेगा वहां पर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। अब तुम्हें याद क्या रखना है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के बेस पर हमारी बात चलेगी। अब जैसे मान के चलिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आपको कैसी लेनी है, यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप कैसे लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। और हाइट ऑफ इमेज जब भी ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आप देख रहे हैं ये राइट की तरफ, ये राइट वाली जो जा रही है, अगर इसी तरफ डायरेक्शन जो इंसिडेंट रे जा रही है हमारे यहाँ पर, अगर हम इसी तरफ सब चीजें मेजर कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेकिन अगर अपोजिट में लेके चल रहे हैं हम, जैसे ये अपोजिट जा रही है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव। तो यू ज्यादातर केस में यू जो होता है हमारा वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि हम हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में यू को मेजर करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट साइड हमें यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलना, और डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट साइड हमें कैसा लेके चलना है, नेगेटिव लेके चलना है। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिरर फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आपके बनते हैं और बहुत ही अच्छे बेहतरीन न्यूमेरिकल देखने के लिए यहाँ पर बनते हैं हमारे पास। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। v क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है, u हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड f होती है हमारी फोकल लेंथ। अब अगर मैं बात करी जाए मैग्निफिकेशन किसे कहा जाता है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कितने बड़ा साइज उसका जो है ऑब्जेक्ट का हम देख पा रहे हैं, छोटा देख पा रहे हैं या बड़ा देख पा रहे हैं, ठीक है ना। छोटा होगा तो डिमिनिश कह देंगे, बड़ा होगा तो मैग्नीफाइड कह देंगे। क्लियर है यहाँ पर। तो क्या होता है ये, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो गया HI/H0। HI बताता है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज को, H0 बताता है यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, और ये हमारा ऑल्सो बराबर होता है v/u माइनस का, ठीक है ना, -v/u के भी ये हमारे बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अगर आपको m मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिल रहा है तो समझ जाइए वर्चुअल इमेज बन रही है, और m अगर तुम्हें नेगेटिव मिलता है तो समझ जाइए रियल इमेज मिल रही है। क्लियर है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट जो है आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास यहाँ पर, ये कहता है अ कॉन्वेक्स मिरर। पहले तो देखिए सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये लिख लेना है वहां पर पेपर के अंदर कि कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको क्या करना है, यू को नेगेटिव लेना है, बाकी सब चीजें पॉजिटिव ले जाएंगी। तो क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको यहाँ पर आर की जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर वो दे रखी है 3.00 सेंटीमीटर की। तो कह रहा है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द दिस मिरर, अगर 5 मीटर दूर है यानी यू की वैल्यू आपके पास में 5.00 मीटर की। हमसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें इसकी पोजीशन निकालनी, यानी कि एक तो हमें वी फाइंड आउट करना है इसका, फिर इसका नेचर बताना है कि नेचर कैसा होगा। वैसे तो हमें पता लग गया कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्टिव बनाता है, लेकिन हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अब ये जो लेंस फॉर्मूला हमारे पास में वो क्या होता है हमारा, वो होता है 1/f = 1/v + 1/u।
अब 1/f हमें तो r की वैल्यू दे रखी है, तो देखिए हमने बताया था आपको कि जो f होता है वो क्या होता है, r/2 के बराबर होता है हमारा, ठीक है ना। किसके बराबर होता है, r/2 के। अब अगर मैं यहाँ से f की वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितनी आ जाएगी, 3/2 आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यानी कि हम यहाँ पे रख सकते हैं 1/3/2 इक्वल टू 1/v मुझे निकालना है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में 1 में u की वैल्यू आपको दी है -5, ठीक है। आगे देखिए इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 और ये जो माइनस का 5 है ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 1/5 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 3 5 ज़ा 15, तो 1/v। तो v की वैल्यू हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी 15/13, ठीक है ना। तो आप चाहो तो पॉइंट में निकाल लेंगे, 13 1 ज़ा 13 बचा यहाँ पर 2 0 लग जाएगा, 13 1 ज़ा 13 बचा यहाँ पर 7 0 लग जाएगा, 13 6 जा 65 होता है, सॉरी 13 6 नहीं 13 5 आपका क्या होता है 65 होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का आपको आ रहा है, तो यानी कि v की वैल्यू आपको क्या आ गई, प्लस की 1.15 आपको सेंटीमीटर देखने के लिए यहाँ पर, सॉरी मीटर में है सब कुछ, मीटर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये मीटर है, ठीक है। तो v की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमें पता ही लग रहा है इसका नेचर की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो नेचर क्या है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की बात करी जाए तो भाई देखो साइज छोटा बन रहा है, हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर का, तो ये 1.1 है, तो हम कहेंगे यहाँ पर डिमिनिश्ड है साइज, इसका डिमिनिश बन रहा है। पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन आप कहाँ बताएंगे इसको, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। पीछे पोजीशन जो होगी वो शीशे के पीछे बनेगी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए नेक्स्ट फिनोमेना हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, व्हेन द लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम। अब ये जो पहला मीडियम होगा, हो सकता है ये मीडियम आपका रेयरर भी हो और डेंसर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो अभी हम मान रहे हैं कि ऊपर वाला जो मीडियम है हमारा वो रेयरर है और नीचे वाला मीडियम हमारा कैसा है, डेंसर मीडियम है, ठीक है ना। ऊपर वाला कैसा मीडियम है हमारा, रेयरर मीडियम है, और नीचे वाला हमारा कैसा है, डेंसर मीडियम है। क्लियर है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो अब हमारे पास में क्या है, जब लाइट क्या होती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर करती है तो लाइट टूवर्ड द नॉर्मल आ जाती है। ये जो हमने लाइन बना रखी है नॉर्मल की, तो क्या हो जाता है, लाइट टूवर्ड द नॉर्मल खिसक जाती है, इस तरफ को खिसक जाती है। देखो लाइट को जाना तो कैसे था, ऐसे जाना था, लेकिन वो खिसक किधर को गई, इस तरफ को खिसक गई, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो लाइट क्या होती है, टूवर्ड द नॉर्मल स्लाइडली खिसक जाती है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं, कि लाइट क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को एक तरह से चेंज कर रही है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अगर मैं इसके लॉज की बात करूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से हैं, तो इसके दो लॉ होते हैं। पहला होता है हमारा फर्स्ट लॉ, जिसमें हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है जैसा हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ था, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है ना। सबके सब एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पीछे वाले डायग्राम में देख रहे हैं। कि यहाँ पे ये वाला मान लो आप, ये वाला आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लीजिए, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मान लीजिए। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड है। तो तीनों की तीनों एक ही प्लेन के ऊपर क्या कर रही है, लाई कर रही है। क्लियर है। दूसरा लॉ हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। यानी कि साइन आई बाय साइन आर की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, हमारी कांस्टेंट होती है, और इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट लॉ है, पेपर के अंदर ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि जो कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जो कांस्टेंट वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना। कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है, यानी कि सेकंड मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, स्नेल्स लॉ या सेकंड लॉ या कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पे कह देते हैं। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है ना। अब इसमें क्या देखिए, हमने क्या कर रखी है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना रखी है, जो कि एबीसीडी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, हमने यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट लेके आए, इंसिडेंट रे हमने यहाँ पर फॉल्स करी। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ से फॉल्स हुई, फॉल्स होने के बाद में हमने इस पर क्या करी, नॉर्मल ड्रॉ करी, ठीक है ना। अपनी क्या डाली यहाँ पर, ये नॉर्मल डाली। अब नॉर्मल जब इसके ऊपर गिरी तो लाइट क्या करेगी, जब भी कभी रेयरर मीडियम से, क्योंकि बाहर वाला हमने कहा ना कि बाहर वाला क्या हमारा रेयरर मीडियम है और अंदर वाला कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो जब रेयर एंड मीडियम से लाइट डेंसर में आई तो वो नॉर्मल की तरफ खिसक गई, यानी कि ये इस तरीके से टुवर्ड द नॉर्मल आ गई, ठीक है ना। उसके बाद में लाइट जैसे ही डेंसर मीडियम से फिर से, इधर तो एयर ही है,
फिर से हमारी क्या गई, रेयर एंड मीडियम में गई, तो फिर से लाइट क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमारी चली गई। अब इस बीच में लाइट ने क्या करा कि ये हमारी जो आई है लाइट वो तो हो गई इंसिडेंट, इसके अंदर एंटर करी वो हो गई रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन जो बाहर निकली वो कौन सी हो गई, हमारी एमर्जेंट रे। अब ये जो एमर्जेंट रे है, इसको अगर हम इंसिडेंट रे को सीधा खींचते हैं डॉटेड में, जैसे हमने ये खींचा हुआ है इमेजिनरी, तो इसे खींचा है तो कितनी ये शिफ्ट हो गई है, यहाँ पर ये इतनी शिफ्ट हो गई है। तो ये जो शिफ्ट हुई है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि एक्स शिफ्ट हुई है हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, और ई के बीच में यानी कि नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ एमरजेंस कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने क्या है, इसका लॉ भी लिखा है यहाँ पे, साइन आई बाय साइन आर वन, यानी कि ये हमारे पास में आई वन है, यहाँ पर ये हमारे पास में आर वन है, तो आई वन बाय आर वन किसके बराबर है, एन जी बाय एन ए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेयर एंड मीडियम से सेकंड मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम में एंट्री मार रहे हैं। तो अभी मैंने पीछे डेफिनेशन यही बताई थी कि हमारा क्या होता है कि जो सेकंड मीडियम होता है वो विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट के हमारा उसके रेस्पेक्ट में होता है, तो एन जी बाई एन ए हो गया, ठीक है ना। ऐसी रिफ्लेक्शन हमारा किससे हुआ, इस पॉइंट से हुआ ओ डैश से, पहले हुआ हमारा ओ से, फिर हमारा हो रहा है अब किससे, ओ डैश से हो रहा है। अब ये जो ओ डैश वाला हमारा पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से जब हमारे पास में रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, साइन आर टू, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा आर टू एंगल बन रहा है, तो साइन आर टू बाय साइन ई, ये एंगल हमारा साइन ई एंगल, ये किसके बराबर होगा, एन ए बाय एन जी, क्योंकि अब क्या सेकंड मीडियम क्या है हमारे पास में, एयर है, और फर्स्ट मीडियम क्या है हमारे पास में यहाँ पर, गिलास है, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट मीडियम और ये हमारा क्या है, सेकंड मीडियम है, तो क्या हो जाएगा, साइन आर टू बाय साइन ई इक्वल टू एन ए बाय एन जी। अब अगर मेरे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पर राइट में क्या है मेरे पास में, एन जी बाई एन ए, और यहाँ पे मुझे आ रहा है एन ए बाई एन जी, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मैंने रेसिप्रोकल करा तो मुझे मिला साइन आई बाय साइन आर टू अप इंटू में एन जी बाय एन आर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूँ, जो कि हो जाएगी साइन आई वन बाय साइन आर वन और साइन ई बाय साइन आर टू। तो हमारे पास में क्या है, जो आर वन और आर टू एंगल है वो ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से आपस में बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर वन से हमारा, आर वन वाले से आर टू वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास में, ऊपर साइन आई वन बचा, यहाँ पे साइन ई बचा, दोनों को हमने क्या करा, रिलेट करा, तो हमारे पास में एंगल क्या आ गया, आई वन इक्वल टू ई के आ गया। क्लियर है, आई वन एंगल हमारा किसके बराबर है, ई एंगल के बराबर है। समझ आ गया आपको रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये पीछे आप लोगों ने देखा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्टेंस जो मैं दिखा रहा था आपको, ये डिस्टेंस आपकी, ये क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो होती क्या है ये, तो एमर्जेंट रे इज शिफ्टेड साइडवेज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल इंसिडेंट रे। तो हमारी क्या हुई, मान लो यहाँ पे ऐसे करके हमारी इंसिडेंट आनी थी, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास में क्या है, एमर्जेंट रे कुछ ऐसे आई, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस बनी ना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमारे क्वेश्चन में कह रहे हैं लाइट ट्रेवल थ्रू द वाटर विद द स्पीड ऑफ दिस। तो हमें वेलोसिटी ऑफ, यहाँ स्पीड ऑफ वाटर हमें कितनी दे रखी है, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमें दे रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमें निकालना है यहाँ पर एन डब्ल्यू कह लो, या फिर इसे आप कह सकते हो म्यू डब्ल्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि एन डब्ल्यू कह लेते हैं अभी हम यहाँ पे, क्योंकि इसी के लिए निकाल लें, तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास में कितनी है, एयर में होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में हमारे पास में जो होती है वो दे रखी है यहाँ पर 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कटा, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 गया, तो अब बच्चा हमारे पास में 3 पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, बट्टे में आ गया 225, ठीक है ना। इसको डिवाइड देंगे, इससे काटा हमने तो हमें मिल गया 1.33, हमारे पास में क्या आ गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया किसका, वाटर का। तो आर आई इसके लिए, वाटर के लिए कितना होता है हमारा, 1.33 होता है। क्लियर है, कितना होता है हमारा, 1.33 होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं यहाँ पर, आ स्फेरिकल लेंस इज ए पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, यानी कि इसमें से क्या होगा, लाइट आ रही है तो टकरा कर ऐसे निकल जाएगी बाहर को, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, विच बाउंडेड
टू स्फेरिकल सरफेसेस, जिसके पास में दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं, यानी कि S1 इस तरफ और S2 इस तरफ, ठीक है ना। तो दो स्फेरिकल सरफेस ऐसे हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती हैं इसके अंदर। अब ये क्या होता है हमारे पास में कि अगर मैं टाइप्स की बात करूँ स्फेरिकल लेंस की, तो स्फेरिकल लेंस के दो टाइप है हमारे पास में, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसका मिडल वाला पार्ट जो होता है, ये बीच वाला पार्ट मिडल का, ये कैसा होता है, थिकर होता है, और कॉर्नर वाले पार्ट इसके कैसे होते हैं हमारे यहाँ पर थिन होते हैं। लेकिन कॉनकेव लेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या है यहाँ पे कॉर्नर से देखेंगे तो हमें थिक दिखेंगे, और अगर हम मिडल से देखेंगे तो वो कैसे होंगे, हमारे थिन होंगे। क्लियर है। एक चीज और याद रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है ना। एक नाम और क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। अभी मैंने आगे डायग्राम बनाया होगा पक्का इसका, ठीक है ना। और इसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जेंट लेंस, क्योंकि ये लाइट को बिखेरने का काम करता है, डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है ना। तो आगे मैंने बना रखा है ना, मैं कह रहा था ना कि बना रहा होगा मैंने। तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए इन्फिनिटी से बहुत सारी रेज आ रही है, जैसे ये हमारे पास एक लाइन आई, ठीक है ना। इन्फिनिटी से आई, टकराने के बाद में कहाँ पे मीट कर गई, फोकस पे आके मीट कर गई। ये इन्फिनिटी से कोई लाइट आई, टकराने के बाद में क्या हो गई, फोकस पे मीट कर गई। तो देखिए ये जो मीटिंग हो रही है एक पॉइंट पर लाकर सारी लाइटों को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कन्वर्जिंग लेंस रखा गया। और ये लाइट को डाइवर्स कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, डाइवर्जेंट लेंस कहा गया। क्लियर है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है हमारा, लेंस का ये जो सेंटर का पॉइंट होता है ना, ये जो सेंटर का पॉइंट होता है किसी भी लेंस के अंदर, इस सेंटर पॉइंट पे ही हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहा जाता है, एक इमेजिनरी लाइन है ये जो मैंने सेंटर से यहाँ पे ये गुजार रखी है, ये लाइन ये गाड़ी पूरी बड़ी सी, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है ना। एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है दो सेंटर के बीच में, दो कर्वेचर। भाई अभी अगर मैं इसका यहाँ से सर्कल बनाने लगूँ ऐसे करके, और इसका भी ऐसे सर्कल बनाने लगूँ यहाँ पर, तो एक सेंटर मुझे इस तरफ मिलेगा, इस तरफ एक C1 मिलेगा, इस तरफ एक C2 मिलेगा, ठीक है ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसी दोनों सेंटर के बीच में से होते हुए ये लाइन क्या करती है हमारी, पास करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक इमेजिनरी लाइन है हमारी, ठीक है ना। कैसी लाइन है हमारी, एक इमेजिनरी लाइन है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोकल लेंथ किसे कहते हैं। तो फोकल लेंथ सभी लोगों को पता ही है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। अब इसके रूल्स को लेके बात कर लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के क्या रूल हैं। रूल वही है हमारे पहले के तरीके से, अगर कोई लाइट हमारी इन्फिनिटी से आ रही है पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो टकराने के बाद में पहले फोकस से पास करेगी। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास में इसमें भी सेम ही है, देखिए यहाँ से इन्फिनिटी से आई है, टकराने के बाद में ये चली गई, इसको क्या कर गया पीछे की तरफ जब स्टूडेंट करेंगे तो ये कहाँ पे मिलेगी, फोकस में मिलेगी। पॉइंट क्या कहता है हमसे दूसरा, कि अगर मान के चलिए कोई रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से गुजरती है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। और तीसरा रूल हमसे कहता है यहाँ पर कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो वो टकराने के बाद में सीधी सीधी निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से रिवर्स नहीं आएगी, चाहे वो किसी का भी हो, कॉनकेव का हो चाहे वो कॉन्वेक्स का हो, किसी का भी हो, दोनों केस के लिए सेम ही रहेगा। क्लियर है आप सभी लोगों को, क्लियर है। अब आ जाती है हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस से हमारी कैसी कैसी इमेज हम बना सकते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, प्लेस करा इन्फिनिटी पे, देखिए जो मिरर की इमेज है पोजीशन सब वही रहेंगी, ठीक है ना, चीजें भी वही सब बनेंगी, बस ध्यान रखना जो कॉनकेव के लिए थी वहां पर मिरर के लिए, वो कॉन्वेक्स के लिए यहाँ पर लेंस में बात करेगा। क्लियर है ना, और कुछ यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे मान लो यहाँ रख दिया कहीं पे और इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो हमारी क्या होती है जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है। अब जहाँ पर ये मीट कर रही है इसी पॉइंट को हम लोगों ने क्या कह दिया यहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस कह देते हैं हम लोग। जहाँ पर ये मीट कर रही होती है इसी को प्रिंसिपल फोकस कह दिया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यही पॉइंट जहाँ पर सारी रेज आकर मीट करती है प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। अब नेचर की इसकी बात करी जाए यहाँ पर, तो नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन की बात करी जाए इसकी, तो पोजीशन कहाँ पर है हमारे पास में, देखिए फोकस पर बनती है, तो इमेज फॉर्म्ड एट F2 पोजीशन पे बनेगी। साइज की बात करेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा इसका साइज। और मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, लेकिन नेगेटिव होगी, ठीक है ना, कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। चलिए सेकंड पे बात करते हैं अपनी। सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट को हमने 2F1 के पीछे रखा, जैसे कि ये हमने यहाँ पर रख रखा 2F1 के पीछे रखा, तो इसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, F2 और 2F2 के बीच में बनती है। तो नेचर की अगर इसकी बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन की बात करें तो बिटवीन
f2 एंड 2f2। साइज की बात करें तो अभी भी ये कहती है डिमिनिश्ड है। मैग्निफिकेशन इसकी क्या होगी, लेस देन 1 होगी और नेगेटिव होगी। हमारे पास क्लियर है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f1, अब क्या ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 पे रख दिया, तो अगर 2f1 पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी उसकी कहाँ पे बनती है, 2f1 पर ही, सॉरी 2f2 के ऊपर उसकी इमेज देखने के लिए हमें मिल जाती है। नेचर की अगर हम लोग इसकी बात करें तो नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा इसका। पोजीशन की अगर इसकी बात करी जाएगी तो पोजीशन कैसी है, देखने में पता लग रहा है हमारे पास में कहाँ पे पोजीशन बन रही है इसकी, 2f2 पर ही बन रही है, 2f2 पर ही बन रही है। क्लियर है। साइज की बात करें सेम रहेगा। मैग्निफिकेशन की बात करी जाएगी तो एम के एल इक्वल टू 1 होगी लेकिन स्टिल नेगेटिव होगी, ठीक है ना, स्टिल कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। सॉरी फोर्थ इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2f1 एंड f1, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखता हूं तो ये इसकी जो इमेज है वो कहां पे बनती है, 2f2 के पीछे जाकर बनती है, 2f2 के पीछे जाकर बनती है, ठीक है ना। तो इसका जो नेचर है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा इसका। पोजीशन की बात करें तो बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2 के पीछे जाके बनेगा। साइज की बात करें तो एनलार्ज साइज होगा, बड़ा बनेगा इससे। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी लेकिन नेगेटिव होगी, लेकिन कैसी होगी हमारी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। यहाँ पर सभी डायग्राम आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ रहे होंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। एक एक चीज मैंने बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से बनाई हुई है, ठीक है ना, कहीं से ये कॉपी पेस्ट नहीं है, अपनी खुद की मेहनत से मैंने बनाया हुआ है सारा कुछ, तो चिंता ना करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया, क्या f1 पे रखा, अगर f1 पे रखेंगे तो इमेज उसकी कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को f1 पे रखता हूँ तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। तो अगर मैं इसके, देखिए नेचुरल लिख दिया मैंने नेचर की जगह पर, ये नेचर, तो इसके अगर नेचर की बात करी जाए यहाँ पर कि इसका नेचर कैसा होगा, तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। पोजिशन की बात करी जाए तो कहाँ पर जाएगा, एट इन्फिनिटी, इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो इन्फिनिटी पे जाके होगी। साइज की बात करेंगे तो हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड होगी। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी लेकिन स्टिल नेगेटिव होगी, ठीक है ना, स्टिल कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। आते हैं इसकी लास्ट इमेज, छठी इमेज है हमारे पास में, जब ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस f1 के बीच में रखा, तो बीच में जब रखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पोजीशन है, यहाँ पर ये ए डैश बी डैश। तो देखिए लाइट यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर देखिए कम जगह है और यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा जगह है, तो लाइट क्या हो रही है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है। तो हमने जब इसे पीछे की तरफ को जब मिलाया तो पीछे जाके अपेयर टू हमने इसका मीट कराया, तो मीट कराया तो इसका नेचर कैसा बन जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन कहां पर है इसकी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड पर बन रही है, ठीक है ना। साइज कैसा है इसका, एनलार्ज्ड है, बड़ी बन रही है इमेज, बट बिलर है, बट बिलर, बिलर बनेगी। मैग्निफिकेशन कैसा है, ग्रेटर देन 1 है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा इस बार, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन कैसा आएगा इसका, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। जैसे देखिए हमारा ये मिरर नहीं है, लेंस, सॉरी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने पीछे बात करी थी अभी, जैसा हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो रहा था, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की सारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी, ठीक है ना, सारी की सारी वर्चुअल इरेक्ट होती थी हमेशा। तो ऐसे ही हमारी कॉन्केव के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए यहाँ पर रहेगी कि यहाँ पे जितनी भी इसकी इमेज बनेगी वो कैसी होंगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होंगी। मान लो यहाँ पर मैंने कहीं पे अपना इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, अब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, हमें फोकस पे इसकी इमेज मिलेगी। तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज, हमेशा ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। पोजिशन की इसकी बात करी जाए तो पोजिशन कहाँ पर है, एट f1, f1 पे इसकी पोजिशन रहेगी। साइज की बात करेंगे तो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी सी बनेगी, बहुत छोटी। और मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी लेकिन पॉजिटिव होगी, लेकिन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है आप सभी लोगों को। अब इसके बाद में इसकी इमेज आप कहीं पर भी रख सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए जहां आपका मन कर रहा है। आप चाहे तो उसे फोकस पे रखिए, चाहे आप उसे ले जाकर जो है फोकस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, मतलब इन्फिनिटी के
और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं तो हमेशा वो कैसे बनाएगा, नेचर उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा। पोजीशन कहाँ रहेगी इसकी, बिटवीन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1, ठीक है ना। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसकी हमेशा क्या बनती है, यहाँ पर इमेज बनती है, पोजीशन बनती है, ठीक है ना। साइज की इसकी बात करेंगे तो साइज तो वही है, डिमिनिश्ड है, छोटा ही साइज बनेगा, साइज तो बड़ा नहीं होगा। मैग्निफिकेशन इसकी लेस देन 1 होगी, पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। क्लियर है आप सभी लोगों को, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बात, अब आ जाता है हमारा लेंस फॉर्मूला। तो देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v यहाँ पर क्या होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि हमारी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी जो होती है हमारे पास में, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f हमारी होती है फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन की बात करें तो सेम डेफिनेशन है, पिछली बार भी दिखाई थी अभी लेंस मिरर के लिए भी। तो हाइट ऑफ रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका जो रेशो होता है इसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। m इजिकल टू होता है हमारा hi/h0, या हम कह सकते हैं v/u, हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर है आप सभी लोगों को, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में पावर ऑफ लेंस। देखिए न्यूमेरिकल भी इसमें मैंने डाल रखे हैं, 4-5 न्यूमेरिकल मैंने डाल रखे हैं, अभी करेंगे, ये बस खत्म हो गया पावर ऑफ लेंस पढ़ा के, फिर हम न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं, तो थोड़ा और पेशेंस रखिए। न्यूमेरिकल के लिए कुछ न्यूमेरिकल मैंने डाले हुए हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है ना। इट्स लेंथ लिख दिया, ये फोकल लेंथ है यहाँ पर, फोकल लेंथ, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर ऑफ लेंथ। तो P इजिकल टू 1/f हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। SI यूनिट की बात करें तो इसको डायोप्टर में मेजर करा जाता है। किसमें मेजर करते हैं हम लोग, डायोप्टर में मेजर कर सकते हैं। अगर मान लो पावर हमारी पॉजिटिव पावर है तो समझ जाइए कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो समझ जाइए कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। क्लियर है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो बहुत सारी पावरों को आप मिला देंगे तो उनका जो सम हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पर नेट पावर निकाल लेंगे किसी भी डिफरेंट लेंसेज की। क्लियर है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर ये चैप्टर की थ्योरी हो जाती है पूरी खत्म। अब हम कुछ इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर, कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो अगली वीडियो में डालेंगे वो अलग चीज होगी, ठीक है ना। चलिए तो अगले देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास में, ये हमसे कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंथ, पावर हमें दे रखी है यहाँ पर। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, तो आपको जो पावर दी गई है, पावर है आपके पास में माइनस की 2.0 डायोप्टर की, आपसे कह रहा है फोकल लेंथ निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, 1/f होता है हमारे पास में, ठीक है ना। हमें फोकल लेंथ इसकी निकालने के लिए गई है, पावर इज इक्वल टू 1/f। तो पावर हमें कितनी दी गई है, माइनस की 2.0 इज इक्वल टू 1/f। तो f अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/- का 2.02। एक मिनट के लिए हम इस जीरो को हटा ही देते हैं, 2 ही तो है वैल्यू, 1/2। अब देखिए यहाँ पर 2 का डिवाइड हम इसमें लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, f इज इक्वल टू माइनस का 0.5 मीटर, क्या मिल जाएगी, 0.5 मीटर। अब कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस दिस, तो हमें अभी मैंने बताया कि नेगेटिव होगा तो कौन सा लेंस होगा हमारा, कॉनकेव लेंस। नेगेटिव होगा तो कॉनकेव, पॉजिटिव होता तो कन्वेक्स लेंस। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कॉनकेव लेंस, तो डेटा पहले लिखिएगा यहाँ पर और लेंस का नाम तो सबसे पहले, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो अब कॉनकेव लेंस है तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ f कितनी है, माइनस की 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव लेते हैं। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो हमें इमेज भी दे दी यहाँ पर, v कितना हमारे पास में 10 सेंटीमीटर का है, कैसा बनेगा, नेगेटिव। हमसे कह रहा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, कितनी दूर हम ऑब्जेक्ट, यानी u हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंस फॉर्मूला वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब 1/v, v की वैल्यू है 1/, में माइनस की 1/10 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/ माइनस का 15, ठीक है। आगे देखिए इसको, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1/u को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1/-10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u। एलसीएम लूंगा इसका तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, 10 का 30 में डिवाइड लगाया तो माइनस का 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू 1/u। तो यहाँ से घटाएंगे तो 1/30 आ जाएगा मेरे पास में इक्वल टू 1/u। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 30। u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, माइनस की 30
और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगाएंगे, मीटर तो मीटर लगाएंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखने का पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा, तब जाके हमारी वी की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की मिलेगी। क्लियर है, यहाँ पर कितनी मिलेगी, 15 सेंटीमीटर की मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। इजी सवाल आते हैं इसके, ऐसे ही बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कहता है। एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, अब देखिए कन्वर्जिंग लेंस बोला तो समझ जाइए कन्वर्जिंग लेंस कौन सा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। कौन सी हो रही है, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ हमें यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना, लेंथ भी दे रखी है हमें यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी है। तो यू की वैल्यू कितनी है, माइनस की 25 सेंटीमीटर। यू हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। एफ की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। वो लेंथ इसकी दे रखी है, लेंथ यानी कि एक तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है आपको, ठीक है ना, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर दी गई है। अब कहता है ड्रो ए रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन नेचर। हमें इसकी पहले क्या करना है, इसकी वी की वैल्यू निकालनी है। तो आप वी कैसे निकालना है, और साथ में एच की वैल्यू भी हमें यहाँ पर निकालनी है, एच आई की। तो यूजिंग लेंथ फॉर्मूला, तो लेंथ फॉर्मूला क्या हमारे पास, लेंथ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय वी, वी तो हमें निकालना ही है, इज माइनस 1 बाय 25 माइनस का इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10। कॉन्वेक्स इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया हमने इस बार फोकल लेंथ को। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में वी प्लस 1 बाय 25 इज इक्वल टू 1 बाय 10। तो 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय 10 प्लस में सॉरी माइनस का 1 बाय 25। एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पे 50 एलसीएम आ जाएगा। तो 10 से करा तो 5 आ गया, यहाँ से करा तो हमारा 25 दूनी 50 2 आ गया, ठीक है ना। तो 1 बाय वी, तो 1 बाय वी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 बाय 50, ठीक है ना। कितना आ गया हमारे पास में, 3 बाय 50 आ गया। तो यहाँ से वी की वैल्यू हमें मिलेगी 50 बट्टे में 3, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16.33 आ जाएगी, ठीक है ना। वी की वैल्यू कितनी आ गई, 16.33 सेंटीमीटर की। अब वी मुझे भी निकल गया है, मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमारा माइनस वी बाई यू के भी बराबर होता है। तो हाइट ऑफ इमेज तो हमें पता ही है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है हमें कितनी दे रखी है, हमें 5 दे रखी है, इक्वल टू माइनस वी बाई यू। वी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है अभी, 50 बट्टे 3 निकाली है, तो माइनस 50 बट्टे 3, और जो यू की वैल्यू हमें दे रखी है वो माइनस की 25 है, माइनस की 25। तो एच आई बाय 5 इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 25 दूनी 50, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें कितना बचा यहाँ पर, 2 बट्टे 3 बचा, 2 बट्टा 3 यानी 0.66, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 0.66। अच्छा अभी हमारे पास 5 भी है, इससे भी मल्टीप्लाई करनी है, मैंने इसे पहले कर दिया। 1 मिनट इसे हटाते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, हाइट ऑफ इमेज एच आई हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 2/3 गुना में 5, तो 5 दूनी 10, 10/3 यानी कि 3.33 हमारे पास में क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी इतने सेंटीमीटर की। क्लियर है, इतनी हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी इमेज आ जाएगी। क्लियर है। अब इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, अब आपको देखने में पता लग रहा है यहाँ पर कि u की वैल्यू और v की वैल्यू देख लीजिए। तो u की वैल्यू आपकी कहाँ पे है, 25 सेंटीमीटर, v आपको कितना मिला 16। तो आपका जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ऑन 2f2, 2f2 के पीछे आपने ऑब्जेक्ट को रख रखा है, इसलिए इमेज छोटी बन रही है। अगर 2f2 से पहले रखा होता, यानी कि अगर 2f2 पे ही रखा होता तो सेम साइज आता, उससे पहले रखा होता 2f2 से पहले रखा होता तो बड़ा साइज आता, छोटा साइज आया, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, 2f2 वाला। तो आप लेंस की जो जहाँ पर हमारी बियॉन्ड 2f2 वाली ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। आप खुद ड्रॉ कर लीजिएगा यहाँ पे। आई थिंक इसके आगे कोई हमारा क्वेश्चन नहीं बच रहा, हाँ इसके आगे नहीं है। तो देखिए यहीं पर आपका जो है ये लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे हमने आपको पूरा एक चैप्टर को अच्छी डिटेल में समझाया, एक एक बात मैंने इसकी बताई, जो जो इसमें यूज हो रहे थे वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट आता है कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो आप लोग आराम से इसको जो है कमेंट सेक्शन में आप डाल देंगे कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो मैं अगली क्लास में इसको समझा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो अभी मैं जब 18 तारीख को आपको लेक्चर डालूंगा आपका नया, तो उसमें मैं सब डिटेल यहाँ पर और डाल दूंगा, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वो लेक्चर आने वाला है। उसके अंदर पूरी बुक के चुनिंदा टॉपिक आपके लिए होंगे, ठीक है। तो आई होप तो आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय करा इस लेक्चर को। तो चलिए अब आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए
मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।